हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला का द्वितीय भाग। इससे पहले हमने क्लास में पढ़ लिया है स्वर, और आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों को। इसमें हम जानेंगे व्यंजनों को विस्तार पूर्वक, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करना ना भूलें। और प्लीज आप बेल आइकन दबा लें ताकि आपको प्रतिदिन वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो गाइस, तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। इसमें हम व्यंजन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा। एक छोटी सी परिभाषा है आपकी व्यंजन की, तो परिभाषा जानना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो व्यंजनों की परिभाषा व्यंजन की परिभाषा है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। तो प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है, और अ के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। तो अगर हमें व्यंजनों का उच्चारण करना है तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा अ, और अ के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो पहला सबसे पहले आपका परंपरागत व्यंजन। तो हमारे परंपरागत व्यंजन कितने होते हैं? 33। बहुत टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला है आपका उच्चारण के आधार पर व्यंजन। तो उच्चारण के आधार पर आपके व्यंजन होते हैं 35। कितने? 33 तो यही होते हैं, और इसमें डॉट डॉट जुड़ जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये प्रश्न में पूछा जाता है कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। तो आपको उदाहरण याद होना चाहिए डॉट ढो, क्योंकि आपको ऑप्शन में छांटने को दिया जाएगा। इसके बाद है आपका लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर कितने होते हैं? 35, और 35 तो आपके व्यंजन हो गए, और इसमें हमारे 4 संयुक्त व्यंजन भी जुड़ जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और कौन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आता है आपका स्पर्श व्यंजन, उसके बाद आता है आपका अंतस्थ व्यंजन, और उसके बाद आता है उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। और सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन, जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के साथ साथ यूपी, एमपी और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्पर्श व्यंजन। तो एक इसमें छोटी सी परिभाषा है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो प्लीज ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन भी है। तो आपका स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? वर्गीय व्यंजन भी है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इस जाति के 5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं, और इन्हीं वर्गों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आपको पता है कि इन्हीं में से परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम इनको पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन न छूट सके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाल रखा है वर्ग, उसके बाद है आपका यहाँ देख सकते हैं आप उच्चारण स्थान, और यहाँ पे आपका अघोष, और उसके बाद है आपका अल्प प्राण। आप ऐसे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद है आपका अघोष, महाप्राण, फिर सघोष, अल्प प्राण, सघोष, महाप्राण, सघोष, अल्प प्राण, नासिक के। एक शॉर्टकट तरीका है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए वर्ग, उच्चारण स्थान, अघोष, अघोष, सघोष, सघोष, सघोष। सबसे पहले अघोष है 2, फिर उसके बाद सघोष, सघोष और सघोष। फिर यहाँ अल्प है महा, अल्प, महा, अल्प, आसानी से याद हो सकता है। और लास्ट में हमारा पंचम अक्षर है नासिक के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंठ के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ग कंठ। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्ग में कंठ वर्ग। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है आपका? कंठ। और इसमें कौन कौन से हमारे व्यंजन आते हैं या वर्ण आते हैं? तो सबसे पहले आता है आपका क। इसको हम क वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क वर्ग। तो क वर्ग में क्या क्या आते हैं? क, ख, ग, ग और अण। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग व्यंजन या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आंसर होगा आपका कंठ। और यह भी पूछा जा सकता है कि ग सघोष व्यंजन है या सघोष ध्वनि है?
तो या अघोष, तो आप आंसर में क्या बोलोगे? सघोष। तो आपका गौ क्या है? एक सघोष ध्वनि है। और क्या है आपका? ये एक अल्प प्राण है। ऐसे पूछा जा सकता है कि घ क्या है, तो घ आपका एक सघोष व्यंजन है या सघोष ध्वनि है या सघोष व्यंजन या वर्ण है, और ये क्या है? महाप्राण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है कि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद दूसरा आपका वर्ग है तालव्य वर्ग। कौन सा वर्ग? तालव्य वर्ग। तो उसको इसका उच्चारण स्थान आपका तालु, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चौ वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौ वर्ग। तो चौ वर्ग में क्या क्या व्यंजन या वर्ण आते हैं? तो एक तो सबसे पहले आपका चौ, फिर आपका छ, फिर आपका जौ, उसके बाद आपका झ, और उसके बाद आता है आपका यूं। इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झ, जैसे सबसे पहले उदाहरण में आपको देता हूं झ, तो झ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आंसर होगा आपका तालव्य। तो झ आपका कौन सा ध्वनि है? तो सघोष ध्वनि है। और क्या है? तो आपका ये महाप्राण है। ऐसे हमारे छ में भी पूछा जा सकता है, चौ में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका वर्ग आता है मूर्धन्य वर्ग। कौन सा वर्ग? मूर्धन्य वर्ग। इसका उच्चारण स्थान आपका है मूर्धा, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टॉ वर्ग। क्या कहते हैं? टॉ वर्ग। तो टॉ वर्ग में क्या क्या आते हैं? टॉ, ठ, ढ, और अणो। ऐसे इसमें एक उदाहरण मैं आपको समझा सकता हूं या बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने पूछ लिया टॉ के बारे में, तो टॉ का उच्चारण स्थान क्या है? आपसे पूछा जाएगा टॉ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो आंसर में होगा आपका मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा। और आपसे पूछ लिया जाए कि अगर टॉ कौन सा व्यंजन है, अघोष है सघोष, तो आपका टॉ कौन सी ध्वनि या व्यंजन या वर्ण है, तो आपका अघोष। और टॉ क्या है? अल्प प्राण है या महाप्राण, तो आपका होगा आंसर में अल्प प्राण। इसके बाद है आपका दंत्य, और इसका उच्चारण स्थान क्या है? आपका दांत। तो इसके बाद इसको किस में ग्रुप में डालते हैं हम? तौ वर्ग में। किसको? तौ वर्ग में। तो तौ में कौन कौन से हैं? आपका सबसे पहले तौ, थ, द, ध और नो। उदाहरण ये ऐसा पूछा जा सकता है कि नौ का उच्चारण स्थान बताइए, नौ ध्वनि का उच्चारण स्थान, तो आपका क्या होगा? दांत। क्या होगा? दांत। और ये भी पूछा जा सकता है कि नौ ध्वनि आपकी सघोष है या अघोष है, तो आपका आंसर क्या होगा? सघोष। और क्या है? ये नासिक्य और अल्प प्राण है। इसके बाद हमारा अंतिम है आपका ओष्ठ। तो ओष्ठ वर्ग में उच्चारण स्थान है आपका ओष्ठ या ऊंट, और इसको हम प वर्ग भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प। प में कौन कौन से आते हैं? प, फिर आता है फ, फिर ब, भ और म। ऐसे इसमें भी उदाहरण पूछा जा सकता है कि ब ध्वनि या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आंसर होगा आपका ओष्ठ या ऊंट। ऊंट। और ऐसे ही आपको ब में भी पूछा जा सकता है, फ में भी पूछा जा सकता है, प में भी पूछा जा सकता है, और भ में भी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भ एक सघोष है या अघोष ध्वनि है, तो आंसर क्या होगा आपका? सघोष ध्वनि। ऐसे ही आपका ब में भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये, और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वर्ग में देख लिए, हम क्या कर सकते हैं इसको? क, सबसे पहले वहां से देखिए च और ट और त और प। तो ये ट्रिक भी हो सकती है कचट तब, और ये आपको याद करना पड़ेगा कता मु द ओ, आराम से याद हो सकता है। क्या? कता मु द ओ। एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वरना आप एक दो बार इसको देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद अगला है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके उदाहरण मुख्यतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसके उदाहरण क्या है आपके? मैंने यहां लिख रखे हैं य, र, ल और व। आपको परीक्षा में ये पूछा जाएगा और इनमें से एक ऑप्शन में आपके दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको पता होना चाहिए चार आपके अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल और वो। आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन में भी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो प्लीज ध्यानपूर्वक उसको देख लीजिए। मैंने इधर पे वर्ग लिख रखा और इधर पर उच्चारण स्थान, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यो, मैंने आपको बताया अंतस्थ व्यंजन है आपका यो। तो यो क्या है? तालव्य है। क्या है? वर्ग में आता है आपका तालव्य, और उच्चारण स्थान क्या है इसका? तालु। दूसरा है आपका र, तो ये क्या है?
इसका वर्ग क्या है? वत्स्य वर्ग है। क्या है इसका? वत्स्य वर्ग। और इसका उच्चारण स्थान आपका दंतमूल ऑब्लिक मसूड़ा, या तो दंतमूल या तो मसूड़ा। इसके बाद आपका लौ, तो इसका भी वर्ग क्या आपका? वत्स्य वर्ग है, और इसका भी उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूड़ा है। और आखिरी आपका वो, और इसमें क्या पॉइंट है? दंतोष्ठ, ऊपर के दांत प्लस निचला होंठ इसका उच्चारण स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके ये। अंतस्थ व्यंजन पूछा जाएगा तो आंसर हो गया आपके योर और लवा। ऑप्शन लिया, इसको परीक्षा में छांटने में पूछा जाता है। और आपके जो ये अंतस्थ व्यंजन है योर और लवा, ये सघोष और अल्प प्राण ध्वनिया या व्यंजन है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो योर और लवा क्या है? सघोष और अल्प प्राण ध्वनिया या आपके क्या है? ये व्यंजन है। अब इसमें प्रमुख बिंदु भी हैं। तो सबसे पहला प्रमुख बिंदु है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला बिंदु है आपका महत्वपूर्ण, य और व अर्धस्वर हैं। परीक्षा में बहुत टाइम में पूछा भी गया है, तो आपको अर्धस्वर याद होने चाहिए, य और व। इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन है, ध्वनि जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन हो उसको हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। आप उसके बाद आता है आपका र। तो र क्या है आपका? तो लुंठित है। क्या? एक लुंठित ध्वनि है, और जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, इसकी एक परिभाषा है। उसके बाद अंतिम है आपका लौ। तो लौ एक आपका पार्श्विक ध्वनि है, इसकी परिभाषा है जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकलकर जाए। और किसी किसी किताबों में इन चारों को ही अर्धस्वर माना गया है। क्या माना गया है? अर्धस्वर भी माना गया है। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। यह व्यंजन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। इसकी परिभाषा है, जिन व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आप समझ सकते हैं, रगड़, अगर हम किसी रोड पे चलते हैं या हमारी बाइक चलती है तो क्या करते हैं? एक प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न करती है। तो उसी प्रकार इसकी एक हल्की सी परिभाषा है। आपसे परीक्षा में इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के उदाहरण। तो उदाहरण क्या? आपके शौ, शेर वाला, और दूसरा आपका क्या है? आपका ये शौ आपका षटकोण वाला, और उसके बाद आपका सिंह वाला, जो आपने देखा भी होगा, सिंह वाला है आपका शौ, हरगोविंद सिंह जैसे बोलते हैं उसी नाम में जो शौ आता है वो। और चौथा है आपका हौ। तो आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के उदाहरण क्या है? श, श, श और हौ। उसके बाद इसमें कुछ और प्रमुख बिंदु हैं, जैसे वर्ग और उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शौ, शेर वाला शौ। तो इसका वर्ग है आपका तालव्य, और उच्चारण स्थान क्या है? तालु। उसके बाद आपका षटकोण वाला शौ, तो ये क्या है? इसका वर्ग मूर्धन्य, और उच्चारण स्थान क्या है इसका? मूर्धा। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे ऑप्शन में शौ दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए तालु। जैसे मैंने ये बोला शेर वाला शौ है, तो इसके बाद ऐसे है सिंह वाला शौ। तो वर्ग इसका क्या है? आपका वत्स्य, और उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूड़ा। और लास्ट है आपका हौ। तो ये क्या है? स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित ये इसका उच्चारण स्थान है। तो आपका सबसे पहले आपका शेर वाला शौ, और उसके बाद आपका षटकोण वाला शौ और सिंह वाला शौ, ये तीनों आपके क्या है? अघोष और महाप्राण है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि शौ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अघोष और महाप्राण है। और हौ, तो हौ कौन सी ध्वनि है ये पूछा जा सकता है। तो हौ कौन सी ध्वनि है? आपका सघोष ध्वनि और महाप्राण है। तो हौ क्या है? आपका सघोष ध्वनि और महाप्राण है, महाप्राण है। परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसे आपको ये श वाला भी दे दिया जा सकता है, जिसमें सिंह वाला होता है, ये भी दिया जाएगा। तो आपका क्या होगा? ये अघोष और महाप्राण है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और आज हमने वर्णमाला भाग 2 यहीं पे समाप्त कर दिया है। और इसका तृतीय भाग हमारे चैनल द्वारा अगले रविवार को अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें हम व्यंजन से संबंधित प्रमुख बिंदु पढ़ेंगे, और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर भी सॉल्व करेंगे जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और आज हमने वर्णमाला भाग 2 यहीं पे समाप्त कर दिया है और इसका तृतीय भाग हमारे चैनल द्वारा अगले रविवार को अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें हम व्यंजन से संबंधित प्रमुख बिंदु पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर भी सॉल्व करेंगे जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। थैंक यू सो मच।